हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक जो है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है स्ट्रोक। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक को और एक नाम से कहते हैं, वो है CVA। ठीक है, CVA मीन सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक ये दोनों एक मेडिकल टर्म लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम कॉमनली लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन अटैक या ब्रेन डेथ हो जाना। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे डेफिनेशन की। ठीक है, स्ट्रोक इज एन इन्फेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन। इन्फेक्शन, अब यहां पे देखिए, इन्फेक्शन से मतलब नेक्रोसिस मींस डेथ ऑफ ए टिश्यूज डेथ हो जाना। ठीक है, स्ट्रोक इज एन इन्फेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन से मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये, इसको मैं दो में डिवाइड कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। ठीक है, ये एक आर्टरी है, ब्लड वेसल है, यहां से एक आर्टरी आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर यहां एरिया में ब्लड क्लॉट होता है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इसको, ये एरिया को कंप्लीटली, ये एरिया को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर अगर ब्लड क्लॉट होता है या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो ये एरिया को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंचाएगी, फ्लो नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। यहां से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है 100%, यहां पे 100% ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेकिन ये एरिया पे सिर्फ 50% या बिलो 50% ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो वो ये एरिया क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डेथ होना शुरू हो जाएगा। ब्लड के साथ साथ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ऐड होता है, तो जाहिर सी बात है इस एरिया को ब्लड भी कम मिल रहा है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी। ठीक है, जब ये ब्लड क्लॉट हो या कोलेस्ट्रॉल हो, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होके ये बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेन क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, तो ये एरिया कंप्लीटली डेड हो जाएगा। ठीक है, इस यहां पे देखिए, स्ट्रोक इज एन इन्फेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। यहां पे जैसे मैं बताया, इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से, वो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल जमा हो, या वो हो सकता है ब्लड क्लॉट हुआ हो, या रोड एक्सीडेंट की वजह से इंटरनली ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई हो। इंटरनली ब्लीडिंग हमें जब मालूम होती है जब रोड एक्सीडेंट में ईयर से या नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में इस टाइम पे अगर पेशेंट को जल्दी जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो वो पेशेंट की जान भी जा सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, यहां पे देखिए, ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से, ये एरिया को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ब्लड फ्लो में रुकावट हो रही है, इंटरप्शन। ठीक है, ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से वो एरिया, वो पार्ट, वो पोर्शन के सेल्स डेथ हो जा रहे हैं, नेक्रोसिस हो जा रही है या इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से उसके सेल्स, टिश्यूज डेथ हो रहे हैं, तो आगे उसका रिजल्ट हमें क्या निकलता है, दैट रिजल्ट टू लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने की वजह से उसके सेल्स डेथ हो जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई सा भी एरिया, कौन सा भी पार्ट, कोई सा भी पोर्शन हमारे बॉडी के, अगर उस पार्ट को, उस एरिया को ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता तो वो एरिया डेथ हो जाना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाना शुरू हो जाता है, या इंफेक्शन हो जाना शुरू हो जाता है, डेथ ऑफ ए टिश्यूज। आमतौर पे हम देखने को मिलता है कि गैंग्रीन हो जाना शुरू, गैंग्रीन एक लास्ट स्टेज है जिसमें ज्यादातर पैरों में होना शुरू होता है। ठीक है, लोअर फुट
में वहां पे गैंग्रीन हो जाना शुरू होता है। गैंग्रीन के सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं? कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है कंप्लीटली, और बहुत ही हार्ड हो जाती है स्किन। ठीक है, स्किन हार्ड हो जाती है। अगर उस टाइम पे अगर गैंग्रीन की कंडीशन में पेशेंट को सही तरीके से वो जो भी डेड एरिया है, डेड स्किन है, उसको कट करके, ठीक है, क्लीन करके उसको सही तरीके से ड्रेसिंग और अगर एंटीबायोटिक्स जो भी है नहीं लिया जाए तो आगे चल के उसको एम्पुटेशन ही करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल के दर पे बताया, इसी तरीके से ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी ये ब्रेन की ये राइट साइड को ब्लड अच्छे से सप्लाई कर रही है, 100% ब्लड सप्लाई कर रही है। लेकिन ये एरिया में, ये पोर्शन में ब्लड सप्लाई हो रहा है 50% से भी अगर डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये एरिया डेड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक इज एन इंफ्रैक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो दैट रिजल्ट टू लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से ब्रेन की जो भी एरिया, बॉडी से हो या हार्ट से, जो भी आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर वो कौन से भी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट या कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो पोर्शन तक, उस एरिया तक, उस पार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं होता, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होता, तो वो एरिया डेथ हो जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन अपना फंक्शन खो देता है, काम करना बंद हो जाता है। अगर इस टाइम पे ज्यादा हो गया है तो उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं ले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रोक। अब यहां पर नेक्स्ट टाइप्स है, लेकिन टाइप्स से पहले मैं एक चीज इसके अंदर ऐड किया हूं आपको समझाने के लिए, बुक्स में नहीं था। ये जो इसका जो आंसर है इसमें बुक्स में नहीं था, लेकिन मैं एक चीज इसके अंदर ऐड किया हूं आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। ठीक है, वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, जो बॉडी से हो या हार्ट से जो आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं वो कौन से आर्टरीज हैं, अब यहां पर हम देखेंगे। इस तरफ है, फर्स्ट वन है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, सेकंड वन है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ठीक है, अंडर द कैरोटिड आर्टरीज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सेकंड वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, सेकंड वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन के ज्यादा पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन के कम पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के कंपैरिजन में ब्रेन के ज्यादा पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब यहां पे देखेंगे कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन के वो कौन से पार्ट्स हैं जिसको ब्लड सप्लाई करती है। सबसे पहले हम यहां देखेंगे फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल, पेराइटल एंड अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल मीन्स फ्रंटल बोन, पेराइटल मीन्स पेराइटल बोन, ठीक है, एंड अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन मीन्स ये टेम्पोरल बोन हो गई। ठीक है, टेम्पोरल के अपर पार्ट, अपर एरिया के एरिया में ब्लड सप्लाई करती है कौन? कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज अंडर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज वो कौन से पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है? फ्रंटल, पेराइटल एंड अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल। एंड इसमें और एक चीज है, वो है डाई इंसेफेलॉन, डाई इंसेफेलॉन।
डाईइंसेफ्लॉन के अंदर आता है थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये भी एरिया को ब्लड सप्लाई करती है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज के अंदर। वर्टिब्रल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है वो है ऑक्यूपिटल एंड लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ टेम्पोरल। ठीक है, ऑक्यूपिटल एंड लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ टेम्पोरल। यहां पे देखें कैरोटिड आर्टरीज अपर पार्ट ऑफ टेम्पोरल को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरीज कैरोटिड आर्टरीज टेम्पोरल बोन के अपर एरिया में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरीज टेम्पोरल बोन के मिडिल एंड लोअर पोर्शन के एरिया में ब्लड सप्लाई करती है। और ऑक्यूपिटल मींस पूरा कंप्लीटली बैक। आप यहां पे टच करेंगे तो आपको यहां पे एक गैप नजर आएगा, इसके नीचे का जो बोन होगी वो है ऑक्यूपिटल। ठीक है, ऑक्यूपिटल बोन। इसके साथ साथ ब्रेन स्टीम। ठीक है, अंडर ब्रेन स्टीम पार्ट्स के नाम आएंगे, वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये ब्रेन स्टीम के अंदर पार्ट आएंगे। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये एरिया को वर्टिब्रल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स की। ठीक है, स्ट्रोक इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इस्केमिक स्ट्रोक, सेकंड वन है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक। इट अकर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन या एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट अकर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन मींस ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से, ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, कॉमनली इसका एग्जांपल है हाइपोटेंशन, ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाना। हाइपोटेंशन मींस बीपी का डाउन हो जाना। नॉर्मली बीपी होती है 120/70 या 130/70, 80 लाइक दैट। ठीक है, इससे कम हो जाता है। या हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डिक्रीज हो जाना। याद रखें, ब्रेन को या कौन से भी बॉडी के पार्ट को जरूरी नहीं कि ब्लड सप्लाई मिला तो ही बॉडी अच्छे से एक्टिव रहती है, काम करना शुरू करती है। नहीं, ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, ये दो चीजें भी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तीन चीजें हर पार्ट को, हर एरिया को, हर पोर्शन को मिलता है तो वो अच्छे से एक्टिव रहता है, काम करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक मींस इट अकर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन के ब्लड सप्लाई इंटरप्शन होने की वजह से, रुकावट हो जाने की वजह से भी हो सकता है। इस्केमिक स्ट्रोक, ये डिजीज बहुत से लोगों में देखी जाती है। ठीक है, कंपेयर टू हेमोरेजिक स्ट्रोक 80% केसेस देखने को मिलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के। ठीक है, अब बात करेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक। ज्यादातर ब्लड क्लॉट हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, ये ब्लड क्लॉट हुआ सो है, ये कोलेस्ट्रॉल की है। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट, यहां से ब्लड क्लॉट पास हो रहा है 50% या 50% से कम या उससे भी और कम। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, इसमें भी सेम इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जमे हुआ है। कोलेस्ट्रॉल यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ब्लड क्लॉट है तो हम इसको एंटी कोगुलेंट देकर ब्लड को थिन करके पास कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड आर्टरीज के जरिए, ब्लड वेजल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जब ये ब्लड सप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड सप्लाई हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है।
ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, इसके तरफ जब ब्लड सप्लाई होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड इसको आके चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते यहाँ से बस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तब क्या होती है, इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनली ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ या कोमा में भी जा सकता है, वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक मींस जब कोलेस्ट्रॉल जम रहा है उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वेजल्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये रप्चर हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, तो इससे इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनली ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, ये था इसके कुछ टाइप्स के बारे में। अब ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को और एक नाम से कहते हैं कॉजेस। ठीक है, कॉजेस मींस वजूहत, वजह, रीजन क्या है स्ट्रोक होने के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मींस ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, एग्जाम्पल बॉडी से या हार्ट से जो भी आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ब्रेन के पार्ट्स को, उन्हीं के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसी को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, इस्कीमिया मींस इट अकर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इन एनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्लड डिक्रीज हो जाना, कौन से भी पार्ट को ब्लड अगर प्रॉपरली नहीं मिलता तो उससे भी इस्केमिक स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक से मतलब हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। ठीक है, या ब्लड फ्लो में इंटरप्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो में रुकावट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली हम हॉस्पिटल साइड, क्लिनिकल साइड, ठीक है, कहीं पे भी हम जब आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है, जब हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं तब उस दौरान आईवी सेट के अंदर जो पाइप होता है उसके अंदर एयर रह जाती है, हम एयर को उसी तरीके से पास कर देते हैं कैनुले के थ्रू। ठीक है, जब वो एयर इंटर होती है वेन्स के अंदर तो वो अंदर जाकर ब्रेन के पार्ट को या कहीं पर भी ब्रेन के पार्ट को या कहीं पर भी ब्लड क्लॉट कर देती है। उसकी वजह से ही एम्बोलिक स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए, आईवी इंजेक्शंस दे रहे हैं या ग्लूकोज लगा रहे हैं या फ्लूइड्स लगा रहे हैं तो सबसे पहले आईवी सेट्स में से एयर रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में अभी आपको मैं टाइप्स में भी बताया। हाइपोटेंशन मींस हमारा जो बीपी होता है नॉर्मली 120/70 या 130/70 लाइक दैट। ठीक है, अगर इससे बीपी डाउन हो जाता है तो डाउन होने का मतलब जो हमारा हार्ट का जो प्रेशर है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड पहुंचाता है हर वो पार्ट को, वो उस हार्ट का हमारा प्रेशर कम हो जाता है हाइपोटेंशन के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे ब्लड पार्ट को, एरिया को और ब्रेन को नहीं पहुंचता, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसी वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल भी डिक्रीज हो जाना, उसी से भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस मींस accumulation of fat in the blood vessels is called atherosclerosis। अथेरोस्क्लेरोसिस का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कंप्लीटली, आप जाके मेरे चैनल में अथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये था इसका कुछ कॉजेस। इसके साथ साथ जो हमारे ब्लड नर्व्स होते हैं, ब्लड के नर्व्स जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेकर। ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को लेकर अगर ब्लड के जो नर्व्स होते हैं, अगर इन जो ब्रेन के या ब्रेन के जो नर्व होते हैं उसके अंदर अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन 3 से 5 मिनट तक नहीं मिलता तो वो परमानेंट डेथ हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट डेथ हो जाते हैं। पेशेंट को चाहे तो वो कोमा में भी जा सकता है या पेशेंट की उस टाइम पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स स्ट्रोक के अंदर जाहिर होते हैं वो यहां पे देखिए।
हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालाइज ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर पेशेंट को स्ट्रोक राइट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड का पूरा कंप्लीटली बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अगर पेशेंट को स्ट्रोक राइट लेफ्ट साइड हुआ तो राइट साइड का कंप्लीटली पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, उसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। सीवियर हेडेक होना, ज्यादा हेडेक होना, सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, आईसीपी लेवल इंक्रीज। आईसीपी मींस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का नॉर्मली लेवल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रोक के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग्स, नोजिया मतली होना, वॉमिटिंग्स होना, नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग को और एक नाम से हम कहते हैं, नोज मतलब नाक से खून का बहना, इसको और एक नाम से कहते हैं एपिस्टैक्सिस। ठीक है, एपिस्टैक्सिस कॉमनली आप अगर देखे होंगे एक्सीडेंट के तौर पे, रोड एक्सीडेंट, तो नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या कुछ लोगों को कमजोरी या वीकनेस की वजह से भी, कोई धूप में बैठने से भी नाक में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस। ठीक है, सॉरी मैं यहां पे लिख दिया एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस। ठीक है, एपिस्टैक्सिस। उसके बाद वर्टिगो होना, कंफ्यूजन रहना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहना, लैंग्वेज डिसऑर्डर होना, प्रॉपरली बात नहीं कर सकते, डिप्रेशन, ज्यादा डिप्रेशन में चले जाना, हेमीप्रेसिस होना, रेटिनल हेमोरेज। रेटिनल हेमोरेज मींस जो बॉडी से या हार्ट से जब ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज के जरिए, जो भी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए या कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो उन्हीं आर्टरीज में जब क्या होती है, रप्चर हो जाती है या बर्स्ट हो जाती है या ब्रेक हो जाती है आर्टरीज, तब उसी टाइम पे क्या होता है, ईयर से और नोज के साथ साथ रेटिनल मींस आईज, आंखों से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं रेटिनल हेमोरेज। ठीक है, ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर की। ठीक है, कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्क होते हैं, वो देखिए अब यहाँ पर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ज्यादा बीपी डाउन हो जाने से भी स्ट्रोक हो सकता है, और ज्यादा बीपी इंक्रीज हो जाने की वजह से भी ब्लड के जो वेजल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, उसी से भी हो सकता है। हार्ट डिजीज से मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मींस accumulation of fat in the blood vessels। आर्टरीज के अंदर फैट का जमा हो जाना, चर्बी का जमा हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, उसी से भी हो सकता है। ओबेसिटी, ज्यादा मोटापे की वजह से भी। डायबिटिक मेलाइटस, शुगर, जिसको भी शुगर रहती है उनको भी हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी। फैमिली हिस्ट्री मींस पेरेंट्स से होते हुए जो चिल्ड्रंस में आता है, जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिकल जिसको होता है प्रॉब्लम, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इमोशनली स्ट्रेस, ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस लेने की वजह से। एक्सेस अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल यूज करने से, या हाइपर कोगुलेशन, या आर्टरीज के अंदर ज्यादा कोगुलेट, ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इसके और रिस्क फैक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस चाहे कौन से भी डिजीज का पेशेंट हो, डॉक्टर डायग्नोसिस दो चीजों के ऊपर करता है। ठीक है, एक फर्स्ट पहले देखता है पेशेंट की फिजिकली एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकली एग्जामिनेशन लिया जाता है पेशेंट का, और दूसरी चीज पेशेंट के सिम्टम्स को जाहिर करके डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस, स्ट्रोक के अंदर डायग्नोसिस मींस टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ब्रेन सीटी स्कैन, ब्रेन एमआरआई। ठीक है, एंजियोग्राम मींस आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, नैरोइंग है, या आर्टरी प्रेस हो गई है, दब गई है, तो उससे एंजियोग्राफी से या एंजियोग्राम से पता चलता है। उसके साथ साथ सीएसएफ कल्चर मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कल्चर टेस्ट लिया जाता है। उसके साथ इकोइंसेफ्लोग्राफी मींस आर्टरीज के अंदर कुछ अबनॉर्मेलिटीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे पता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ
करा सकते हैं जर्नल ब्लड टेस्ट जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ इसके यहाँ पे डायग्नोसिस थे। अब यहाँ पर मेन हमारा है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंडर आता है तीन चीजें, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और है नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स जो भी ट्रीटमेंट मेडिकेशन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का एग्जांपल है मैनिटॉल 20% दे सकते हैं। उसके साथ एंटीकोगुलेंट, ब्लड अगर क्लॉट है तो उसके लिए हेपारिन दे सकते हैं, या एंटी सीजर्स के वास्ते फेनिटोइन दे सकते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग के वास्ते वेरापामिल दे सकते हैं, या उसके साथ स्टेरॉइड ड्रग जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के वास्ते डेक्सामेथासोन या क्लेक्सिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर शुगर लेवल डिक्रीज है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसके वास्ते 25D या 5D डेक्सट्रोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मली है तो डीएनएस ऐसे फ्लूइड्स भी यूज कर सकते हैं। डीएनएस के अंदर डेक्सट्रोज भी ऐड रहता है सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये था इसका कुछ मेडिकल मैनेजमेंट। यहां पे मैं लिखकर भी बता देता हूं आपको, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का एग्जांपल आता है मैनिटॉल, ठीक है 20%, और उसके साथ एंटीकोगुलेंट क्या आते, हेपारिन। ठीक है, उसके बाद एंटी सीजर के वास्ते आप यूज कर सकते हैं फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोन, और स्टेरॉइड ड्रग्स के वास्ते स्टेरॉइड या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के वास्ते डेक्सामेथासोन या क्लेक्सिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इसके ये ट्रीटमेंट है इसका। हाँ, और एक चीज, स्ट्रोक का कोई भी मेडिकेशन नहीं है, एंटीडोज नहीं है, इसको मेडिकेशन से ही, सिस्टमिक ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जाता है। इसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंडर आता है मींस सर्जरी करना। मेडिकेशन से अगर क्यूर नहीं हो रहा, मेडिकेशन से कंप्लीट डिजीज, कंप्लीट जो भी इंफेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो सर्जिकल का स्टेप लिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंडर मींस इस कंडीशन में सर्जरी की बहुत कम जरूरत पड़ती है अगर, हाँ, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल होता है वो है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg, लेकिन अगर इस कंडीशन में 30 to 40 आईसीपी अगर 30 to 40 mm ऑफ Hg रहा या इससे इंक्रीज रहा तभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वरना सिस्टमिक ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक्चुअल में एंटीडोज नहीं है, इसको सिस्टमिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके अंडर आता है डाइटरी मैनेजमेंट। फ्लूइड शुड बी गिवन बिकॉज पेशेंट नॉट एबल टू स्वॉलो प्रॉपरली। ठीक है, इस कंडीशन में पेशेंट प्रॉपरली निगल नहीं सकते तो फ्लूइड देना ही बेहतर है। अगर फ्लूइड भी नहीं स्वॉलो करे तो राइस ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर आता है नर्सिंग असिस्टमेंट, के पेशेंट को किस तरीके से असिस्टमेंट करें ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद। अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल, मेंटली सपोर्ट देना है। पेशेंट को ओवरली पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है, और उसके साथ डॉक्टर जो भी मेडिकेशन लिखते हैं, चाहे वो आईवी हो तो आईवी के थ्रू कैनुला लगा के, या ओरली हो तो ओरली, ठीक है, या राइस ट्यूब के थ्रू हो तो राइस ट्यूब के थ्रू अच्छे से देना है। टाइम मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए, डोज देख के देना है। पेशेंट का जो भी मटेरियल जो पेशेंट फार्मेसी से लाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए, एक्सपायरी डेट है या नहीं वो चेक करते हुए और राइट वे में
देना है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका कुछ स्ट्रोक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो डालता रहूंगा। हाँ, बहुत लेट होगी डालने में, मेरा टाइम शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है। मैं ट्यूशन भी ले रहा हूं मैं, और हॉस्पिटल में भी अभी भी ज्वाइन हुआ मैं फिर से अगेन, तो मेरा टाइम बहुत निकालना मुश्किल है इसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करते रहूंगा, ऐसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए डालते रहूंगा, कंटेंट डालते रहूंगा। मुझे सपोर्ट करते रहिए बस, और आगे ऐसे ही मैं वीडियो डालते रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।